हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर। तो आज के प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स लेक्चर 21 में हम नेशनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले विल हैव अ क्विक रिवीजन ऑन थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। सो बेसिकली थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग का मतलब क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। सो ये चारों फैक्टर्स के बीच में हम किस तरीके से इनकम या मनी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसको हम थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग कहते हैं। ठीक है, मीन्स हाउ वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द इनकम अमॉन्ग दीज फोर फैक्टर्स इज अ थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। एंड ऑल्सो वी डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब इसमें टोटल दो टाइप्स है, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड ऑल्सो वी हैव सीन कि why the separate factor pricing is needed, and also we have seen its application. So ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है। so in today's lecture we are little bit moving forward। ठीक है, ये तो लेक्चर 20 का कंटिन्यूशन पार्ट है। ठीक है, सो आज का टॉपिक है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसका डिफिनीशन है, according to this theory, price of a productive agent depend on its productivity। इस केस में प्रोडक्टिव एजेंट्स कौन है? प्रोडक्टिव एजेंट्स है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। सो ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है दे आर द प्रोडक्टिव एजेंट। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई वी आर कॉलिंग देम एज प्रोडक्टिव एजेंट। सो हमारे पास चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है। सो ये चारों फैक्टर्स मतलब ये चारों फैक्टर्स से वी आर गेटिंग सम प्रोडक्टिविटी। जैसे लैंड से हमें रेंट मिलेगा, लेबर को ये वेजेस, कैपिटल मतलब इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर मतलब प्रॉफिट। जैसे मान लो हमें एक फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करनी है, सो फर्स्ट वर्क है हमें लैंड ढूंढना। ठीक है, बिकॉज लैंड मिलने के बाद वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द फैक्ट्री। सो ये है लैंड का प्रोडक्टिविटी है। लेबर मतलब दे विल डू द वर्क, फैक्ट्री में जो काम जो है इट विल बी गिवन टू द लेबर। सो ये है लेबर का प्रोडक्टिविटी है। कैपिटल मतलब प्रॉफिट, और एंटरप्रेन्योर को उसका काम करने से प्रॉफिट मिलेगा। सो मीन्स दीज ऑल आर वर्किंग। सो ये चारों फैक्टर्स वर्क करने के बाद वी आर हैविंग सम प्रोडक्टिविटी, इसलिए वी आर कॉलिंग द एज प्रोडक्टिव एजेंट्स। ठीक है, सो नाउ विल गेट बैक टू द डेफिनेशन। प्राइस ऑफ अ प्रोडक्टिव एजेंट डिपेंड ऑन इट्स प्रोडक्टिविटी। सो जैसे इन आवर प्रीवियस लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड कि हाउ द प्राइस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द फोर फैक्टर्स। सो नाउ इट इज क्लियर कि द प्राइस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द फोर फैक्टर्स बाय डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रोडक्टिविटी। जैसे लेबर है फॉर एग्जांपल, अगर लेबर का काम बहुत एफिशिएंट है इट मीन्स हिल गेट मोर मनी। अगर एक एंटरप्रेन्योर का काम बहुत अच्छा है सो हिल गेट मोर प्रॉफिट, है ना। सो दिस ऑल आर डिपेंड्स अपॉन देयर प्रोडक्टिविटी, मतलब द प्राइस या द इनकम दे गेट या द रेवेन्यू दे गेट, इट डिपेंड्स ऑन देयर वर्क सिंपली। ठीक है, सो प्राइस ऑफ अ प्रोडक्टिव एजेंट डिपेंड ऑन इट्स प्रोडक्टिविटी and is determined by marginal productivity। So यहाँ पे marginal productivity का definition है in the second line you can see। So marginal productivity means increase in amount of output by the addition of one factor of production while keeping the other factors constant। so मेरे पास टोटल चार factors of productions है, land है, labor है, capital है, entrepreneur है। So basically if we see, we will keep land, capital and entrepreneur as constant and we'll change this labor। reason is, for example कि जैसे मान लो land है, ठीक है, so on the land we have constructed a factory। so अगर हम मतलब I am asking a question कि क्या हम land को increase कर सकते हैं? so already there's a land, on land there's already a factory। क्या हम land को increase कर सकते हैं? no, it's not possible। जैसे ही capital, no,
लेकिन हम एंटरप्रेन्योर को इंक्रीज़ कर सकते हैं, जैसे 1 और 2 to 3 एंटरप्रेन्योर्स, तो ठीक है। लेकिन अगर हम लेबर से कंपेयर करें, सो बेसिकली एक फैक्ट्री में कितने लेबर्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 15 लेबर्स, ठीक है। सो 15 लेबर से हमें कुछ प्रोडक्टिविटी मिल रहा है एक्स फॉर एग्जांपल, ठीक है। सो एक एंटरप्रेन्योर है इन दैट सेम फैक्ट्री, सो ये एक एंटरप्रेन्योर से हमें प्रोडक्टिविटी मिल रहा है वाई। जैसे मान लो वी हैव इंक्रीज्ड दिस 15 to 30, मीन्स हमें लेबर को इंक्रीज़ किया है। सो लेबर को इंक्रीज़ करने से हमें प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगा, मतलब उसका वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगा, अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस। लेकिन एक गाइस बेसिकली एक एंटरप्रेन्योर को काम क्या है, ही कैन हैंडल ऑल द वर्क सिंगल। सो इफ़ द वर्क इज़ मोर, सो वी कैन अलॉट द 2 एंटरप्रेन्योर्स या 3, वो तो ठीक है। लेकिन कैन वी अलॉट द नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स सिमिलर टू द नंबर ऑफ लेबर? नो। अगर हम अलॉट किया तो कुछ यूज़ तो नहीं होगा, बस दे विल बी फाइटिंग अमॉन्ग देमसेल्व्स। सो इसलिए एंटरप्रेन्योर्स तो 1 या 2 ठीक है, बट वी कैन कंपेयर देम, वी कैन कंपेयर द वर्क एफिशिएंसी टू द लेबर्स। सो लेबर नंबर को इंक्रीज़ करने से वर्क एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होगा, अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगा। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर का नंबर को इंक्रीज़ करने से कुछ फ़ायदा तो नहीं है। सो इसलिए वी विल बेसिकली इंक्रीज़ द लेबर्स ओनली। Basically if you see in anywhere in economics, we'll increase the labor. So हम labor को increase कर रहे हैं, this is why we'll call it as variable input. Land, capital, entrepreneur का हम constant ही रख रहे हैं, इसलिए we'll call it as fixed input, ठीक है। Land, capital and entrepreneur are the fixed ones and the labor is the a variable one, ठीक है। So now you understood we are keeping the land, capital and enterprise as constant and we are changing the labor, ठीक है। लाइक हाँ, फॉर एग्जांपल हमें एक लेबर से 5 आउटपुट्स मिल रहा है या 5 प्रोडक्टिविटी है, सो हम एक और लेबर को ऐड करने से हमें 10 आउटपुट्स मिल रहा है। सो इस केस में इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ आउटपुट, सो इस केस में आउटपुट इंक्रीज हो रही है ना, 5 to 10 बाय द एडिशन ऑफ 1 यूनिट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हमें एक और यूनिट ऑफ लेबर को हमें ऐड किया है, जैसे पहले एक ही लेबर था, नाउ देर आर 2 लेबर्स। सो एडिशन ऑफ 1 यूनिट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है फॉर एग्जाम्पल लेबर, सो एडिशन ऑफ 1 यूनिट ऑफ लेबर। सो बाय एडिंग द 1 यूनिट ऑफ लेबर द आउटपुट ऑल्सो इंक्रीज्ड। सो ये इंक्रीज को मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। सो ये है डेफिनेशन है। सो नेक्स्ट है, ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में टोटल ये 4 टर्म्स हैं, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी और एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। सो ये 4 टर्म्स बहुत ईजी है, सो just you have to listen little bit carefully. So हमें देखा है ये मार्जिनल प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या है। सो बाय एडिंग 1 यूनिट ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन द आउटपुट विल इंक्रीज, दिस वन। सो इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ आउटपुट बाय द एडिशन ऑफ 1 यूनिट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सो लेट मी अगेन एक्सप्लेन यू विथ एन एग्जाम्पल। सो हम एक लेबर से हमें 5 आउटपुट हैं, 2 लेबर से है 10 आउटपुट और 3 लेबर से है 15 आउटपुट। सो ये मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी MPP का मेन डेफिनेशन या मेन मीनिंग है, एक लेबर से कितने आउटपुट मिल रहा है, मतलब नाउ देयर आर 3 लेबर्स है, ठीक है। इन टोटल 3 लेबर से, मतलब एक लेबर से 5, सो लेबर 1 से 2 हो गया, मतलब एक और लेबर इज एडेड। सो हाउ मच प्रोडक्टिविटी वी आर गेटिंग बाय एडिंग अनदर 1 लेबर? 5,
10 minus 5 है 5. So by adding another one labor the productivity is increased by 5. So ये 5 है MPP का वैल्यू. ओके, सी द एडिशनल आउटपुट. इस केस में एडिशनल आउटपुट का मतलब है हाउ मच इज द आउटपुट इज इंक्रीज्ड. मैं टोटल आउटपुट नहीं बात कर रही हूँ. हाउ मच इज इंक्रीज्ड बाय एडिंग अनदर वन लेबर, अनदर वन ओनली. ठीक है, अगर हम टोटल आउटपुट के बारे में बात करें ये होगा एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट. लेकिन MPP में it's all about only another one. Okay, let me explain you this marginal and average with an easy example. For example, हमें पता है एग्ज़ाम्स है, मतलब सेमिस्टर एग्ज़ाम्स एंड ओवरऑल. सो सेमिस्टर एग्ज़ाम्स का GPA को हम SGPA कहते हैं और ओवरऑल GPA को हम CGPA कहते हैं, है ना. सो सेमिस्टर 1 इज़ द SGPA, सेमिस्टर 2 इज़ अनदर SGPA, है ना. सो फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो फॉर द सेमिस्टर 1 यू हैव स्कोर्ड 9.2, इन द सेमिस्टर 2 यू हैव स्कोर्ड 9.5. ठीक है, सो ये 9.2 से इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 9.5. सो इस दोनों में डिफरेंस कितने हैं? 0.3 है. सो ये 0.3 होगा SGPA, मतलब यू हैव इंक्रीज योर SGPA ऑफ 0.3 पॉइंट्स. सो ये 0.3 है NPP. अगर हम टोटल CGPA के बारे में बात करें, सो अगर मान लो कि फर्स्ट सेमेस्टर में CGPA है 9.5 फॉर एग्जांपल. सो सिंस योर सेकेंड सेमेस्टर CGPA हैज़ इंक्रीज टू 9.5, सॉरी SGPA हैज़ इंक्रीज टू 9.5, सो हमारा CGPA भी इंक्रीज होगा. फॉर एग्जांपल मान लो 9.6 है, सो मतलब ओवरऑल है 9.6. सो ये 9.6 है ओवरऑल आउटपुट है, टोटल आउटपुट बाय एडिंग द लेबर्स. ये है एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट. टोटल आउटपुट है, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट है. मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी का मतलब है हाउ मच हैज़ बीन इंक्रीज. जैसे 9.2 मतलब ये 0.3 जो है ये है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, मतलब एडिशनल आउटपुट. एडिशनली मतलब ये फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में हाउ मेनी पॉइंट्स हैज़ बीन इंक्रीज्ड. इफ एनीवन आस्क यू, ये है 0.3. वैसे ही बाय इंक्रीजिंग वन लेबर प्रोडक्टिविटी हैज़ इंक्रीज्ड बाय हाउ मच. फॉर एग्जांपल है 5 है, सो आंसर है 5. ठीक है, मतलब बाय इंक्रीजिंग अनदर वन, सो अनदर वन होगा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी. Like if anyone asks you what is the total increase in output, total increase in output है average physical product MPP है by increasing one labor how much of your output is increased, ये होगा marginal physical productivity. ठीक है, आप इसको बस SGP और CGPT से कंपेयर कर लीजिए, आपको यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट. जैसे MPP है, SGPA है, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट है CGPA मतलब बेसिकली ओवरऑल है, SGPA तो सेमेस्टर वाइज है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी MRP. सो ये MPP और MRP का डिफरेंस है. MPP में हम कितने प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुआ है या कितना आउटपुट इंक्रीज हुआ है, ये है MPP है. MRP में हम कॉस्ट means how much cost has been increased. जैसे with the help of one labor our cost was 5, so by additionally adding another one labor our cost was 10, so ये होगा, इसका डिफरेंस होगा 5, so ये 5 है MRP. वैसे ही if the cost was 15 initially and it has been increased to 20, so इसमें डिफरेंस कितने 5 है, so ये 5 होगा MRP. ठीक है, अगर हम प्रोडक्टिविटी मतलब कितने यूनिट्स ऑफ आउटपुट के बारे में बात कर रहे हैं, ये होगा MPP है. कितने कॉस्ट इंक्रीज हुआ है, ये है MRP. बस यही है. नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी. सो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला वील कैलकुलेट दिस. सो इसका फॉर्मूला है VMP इज इक्वल टू मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी इनटू प्राइस. ठीक है, सो इज इट क्लियर.
these four terms MPP, MRP and average physical product. So MPP है additional output, मतलब by increasing one labor कितने आउटपुट मिला है. MRP तो ये तो कॉस्ट से रिलेटेड है, लाइक बाय इंक्रीजिंग अनदर वन लेबर कितने कॉस्ट इंक्रीज हुआ है. और वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी इनटू प्राइस. और एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट मतलब ओवरऑल, जैसे आप 10 लेबर्स को ऐड कर रहे हो, सो 10 लेबर्स को ऐड करने से ओवरऑली कितने आउटपुट मिला है, तो ये है एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट. ठीक है, लाइक हाँ, फॉर एग्जांपल हमें एक लेबर से 5 आउटपुट्स मिल रहा है या 5 प्रोडक्टिविटी है. सो हम एक और लेबर को ऐड करने से हमें 10 आउटपुट्स मिल रहा है. सो इस केस में इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ आउटपुट, सो इस केस में आउटपुट इंक्रीज हो रही है ना, 5 to 10 बाय द एडिशन ऑफ 1 यूनिट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. हमें एक और यूनिट ऑफ लेबर को हमें ऐड किया है. जैसे पहले एक ही लेबर था, नाउ देर आर 2 लेबर्स. सो एडिशन ऑफ 1 यूनिट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है फॉर एग्जाम्पल लेबर. सो एडिशन ऑफ 1 यूनिट ऑफ लेबर. सो बाय एडिंग द 1 यूनिट ऑफ लेबर द आउटपुट ऑल्सो इंक्रीज्ड. सो ये इंक्रीज को मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कहते हैं. ठीक है. सो ये है डेफिनेशन है. सो नेक्स्ट है, ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में टोटल ये 4 टर्म्स हैं. मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी और एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट. सो ये 4 टर्म्स बहुत ईजी है. सो जस्ट यू हैव टू लिसन लिटिल बिट केयरफुली. सो हमें देखा है ये मार्जिनल प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या है. So by adding 1 unit of the factor of production, the output will increase. This one. So increase in amount of output by the addition of 1 unit of factor of production. So let me again explain you with an example. So हम एक लेबर से हमें 5 आउटपुट हैं, 2 लेबर से है 10 आउटपुट और 3 लेबर से है 15 आउटपुट. सो ये मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी MPP का मेन डेफिनेशन या मेन मीनिंग है एक लेबर से कितने आउटपुट मिल रहा है. मतलब नाउ देयर आर 3 लेबर्स है. ठीक है, इन टोटल 3 लेबर्स है, मतलब एक लेबर से 5. सो लेबर एक से 2 हो गया, मतलब एक और लेबर इज एडेड. सो हाउ मच प्रोडक्टिविटी वी आर गेटिंग by adding another 1 labor? 5. 10 minus 5 is 5. So by adding another 1 labor the productivity is increased by 5. So ये 5 है MPP का value. Okay. See the additional output. इस केस में additional output का मतलब है how much is the output is increased. मैं total output नहीं बात कर रही हूँ. How much is increased by adding another 1 labor, another 1 only. ठीक है, अगर हम total output के बारे में बात करें ये होगा average physical product. लेकिन MPP में it's all about only another 1. Okay, let me explain you this marginal and average with an easy example. फॉर एग्जाम्पल हमें पता है एग्ज़ाम्स है, मतलब सेमिस्टर एग्ज़ाम्स एंड ओवरऑल. सो सेमिस्टर एग्ज़ाम्स का GPA को हम SGPA कहते हैं और ओवरऑल GPA को हम CGPA कहते हैं, है ना. सो सेमिस्टर 1 इज़ द SGPA, सेमिस्टर 2 इज़ अनदर SGPA, है ना. सो फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो फॉर द सेमिस्टर 1 यू हैव स्कोर्ड 9.2. in the semester 2 you have scored 9.5. ठीक है, सो ये 9.2 से it has been increased to 9.5. सो इस दोनों में डिफरेंस कितने हैं, 0.3 है. सो ये 0.3 होगा SGPA, मतलब you have increased your SGPA of 0.3 points. सो ये 0.3 है NPP. अगर हम टोटल CGPA के बारे में बात करें, सो अगर मान लो कि
फर्स्ट सेमेस्टर में CGPA है 9.5 फॉर एग्जाम्पल. So since your second semester CGPA has increased to 9.5, sorry SGPA has increased to 9.5, so हमारा CGPA भी increase होगा. फॉर एग्जाम्पल मान लो 9.6 है, सो मतलब ओवरऑल है 9.6. सो ये 9.6 है ओवरऑल आउटपुट है, टोटल आउटपुट बाय एडिंग द लेबर्स. ये है एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट. टोटल आउटपुट है, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट है. मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी का मतलब है हाउ मच हैज़ बीन इंक्रीज. जैसे 9.2 मतलब ये 0.3 जो है ये है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, मतलब एडिशनल आउटपुट. एडिशनली मतलब ये फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में हाउ मेनी पॉइंट्स हैज़ बीन इंक्रीज्ड. ओके, सो यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हो. यहाँ पे दो कलर्स है, रेड और ग्रीन. सो रेड का मतलब है APP एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, ग्रीन है MPP मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट. सो एज आई टोल्ड यू बिफोर ना कि टू कंपेयर दिस MPP विथ योर SGPA फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एंड दिस APP विथ योर CGPA, ठीक है. सो हम इस पॉइंट को इस टेबल से कंपेयर करेंगे. सो इट्स टेलिंग कि APP मतलब योर CGPA. सो CGPA इंक्रीजेस व्हेन योर MPP मतलब SGPA. CGPA increases when your SGPA is greater than your CGPA. Let me explain you. So for जैसे मान लो फर्स्ट सेमेस्टर में योर SGPA was 9, सेकेंड सेमेस्टर में 9.2, थर्ड सेमेस्टर में 9.4, एंड एट द सेम टाइम फर्स्ट सेमेस्टर में योर CGPA was 9, सेकेंड सेमेस्टर में योर CGPA विल इंक्रीज क्योंकि SGPA है 9.2 है सेकेंड सेमेस्टर में. सो ऑफ कोर्स CGPA ऑल्सो विल इंक्रीज. ये होगा फॉर एग्जाम्पल 9.4 फॉर एग्जाम्पल. सो थर्ड सेमेस्टर में भी तुम्हारा SGPA हैज़ इंक्रीज्ड, सो ऑफ कोर्स CGPA भी इंक्रीज होगा. गाइज आपको क्लियर हो रही है ना. SGPA तो सेमेस्टर वाइज GPA है, CGPA तो ओवरऑल GPA है, ठीक है. अगर सेमेस्टर वाइज GPA इंक्रीज होने जा रही है मतलब ओवरऑल CGPA भी इंक्रीज होगा. एट द सेम टाइम अगर सेमेस्टर वाइज SGPA डिक्रीज होने जा रही है मतलब ओवरऑल CGPA भी डिक्रीज होगा ना, है ना. सो सॉरी, चलो कोई नहीं, है ना. So we have compared our APP with our CGPA and MPP और SGPA, ठीक है. So this one basically tells कि APP मतलब रेड लाइन है. So this red line. So this red line is increasing when MPP is greater than APP. मतलब SGPA increase होने जा रही है, then only our CGPA also increases. Like that only if the MPP मतलब the output from the each labor goes on increasing, then only our total output also will increase. ये तो फर्स्ट पॉइंट का मीनिंग है. सेकेंड पॉइंट तो ऑपोजिट है. अगर SGPA डिक्रीज होने जा रही है CGPA भी डिक्रीज होगा. मतलब एक लेबर का आउटपुट MPP, ठीक है, एक लेबर का आउटपुट डिक्रीज होने जा रही है मतलब टोटल आउटपुट भी इंक्रीज होगा ना, टोटल प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज होगा, है ना. सो ये है सेकेंड पॉइंट है, ठीक है. सो ओके, सो ये है APP MPP ग्राफ में, ठीक है. सो ये APP ओके, हम पहले MPP देखते हैं. सो MPP इंक्रीज होके डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज होके एक पॉइंट पे ये MPP और APP दोनों मीट हो रही है. सो ये मीटिंग पॉइंट है इक्विलिब्रियम. मतलब ये मीटिंग पॉइंट के बाद APP और MPP दोनों कंप्लीटली डिक्रीज होगा. मतलब दे विल फॉल डाउन, देयर ग्राफ विल फॉल डाउन. आप देख सकते हो APP तो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद इट्स ग्राफ इज डिक्रीजिंग. MPP इट इज़ डिक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट. मतलब
टिल दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। सो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद एमपीपी और एपीपी दोनों विल फॉल डाउन लिटरली। सो वी कैन से एपीपी और एमपीपी दोनों डिपेंडेंट हैं। सो ये एमपीपी, लेट मी जस्ट टेल यू अगेन, सो यहाँ पे एमपीपी का पॉइंट जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे एमपीपी इज एट मैक्सिमम, आप देख सकते हो ऐसे है ग्राफ। सो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, सो ये पॉइंट के बाद एमपीपी डिक्रीज हो रही है, अब सॉरी एपीपी डिक्रीज हो रही है ना, मतलब एट दिस पॉइंट आवर एपीपी इज एट मैक्सिमम। सो इस केस में एमपीपी और एपीपी दोनों सेम होगा। सो ये पॉइंट के बाद दोनों डिक्रीज हो जाएगा, कंप्लीटली विल फॉल डाउन लिटरली, ठीक है। सो लेट मी इलस्ट्रेट यू विथ दिस एग्जाम्पल, आई थिंक इट्स रियली बेस्ट। ओके, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कि पहले एमपीपी देखिए, एमपीपी है 10, 15, 12, 8, 5, 2, 1। अब देख सकते हो एमपीपी डिक्रीज हो रही है। सो एपीपी भी डिक्रीज हो रही है, पहले 10 है, 12.5 है, 12.3 है, 11.7, 11, 10, 8.9, 7.9, मतलब ये भी डिक्रीज होने जा रही है। सो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे दे बोथ विल फॉल डाउन। सो दिस इज व्हाट इट्स सेइंग, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे दे बोथ विल फॉल डाउन। ओके, सो नेक्स्ट है assumptions, इसमें टोटल 5 assumptions है। सो फर्स्ट है परफेक्ट कॉम्पिटिशन। सो ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मतलब है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इट विल एग्जिस्ट ओनली एट परफेक्ट कॉम्पिटिशन। सो परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मतलब है, जैसे मान लो एक मार्केट है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल एप्पल्स है, ठीक है, मार्केट में एप्पल्स है। सो इस केस में प्रोडक्ट सेम है, मतलब कमोडिटी सेम है, एप्पल्स है। सो दीज एप्पल्स दे वर सोल्ड या सेलिंग बाय मेनी काइंड ऑफ कंपनीज या मेनी काइंड ऑफ पीपल, मतलब एक जगह पे एप्पल्स है, दूसरी जगह पे भी एप्पल्स है, तीसरी जगह पे भी एप्पल्स है, मतलब कमोडिटी सेम है, सेलर्स तो बहुत सारे हैं। सो इस केस में यहाँ पे सेलर्स जो है दे वर बीन अलॉटेड बाय देयर कंपनी कि यू शुड नॉट सेलेक्ट योर प्राइस, वी विल सेलेक्ट द प्राइस। मतलब इस केस में मार्केट इज नॉट रन बाय द सेलर्स, मार्केट इज रन बाय द कंपनी। सो अगर मार्केट इज रन बाय द कंपनी, इसका मतलब है प्राइस विल बी सेम, प्राइस के बीच में डिफरेंस बिल्कुल नहीं होगा, प्राइस विल बी सेम। सो ये है परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अगर इफ़ द मार्केट इज रन बाय द इंडिविजुअल सेलर्स, जैसे बाहर बाजार में मतलब एक छोटी सी कार्ट्स में दे विल सेल द वेजिटेबल्स, इस केस में यू नो प्राइजेस विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय दोज पीपल। जैसे एक टाइम पे दे विल से 50 रुपीज़ एंड सम अदर टाइम दे विल से 30 रुपीज़। सो ये होगा इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब द प्राइस इज यू नो decided by the company itself, means the sellers they don't influence the price. ये है perfect competition. दूसरा है operation of law of diminishing returns. Okay guys, so ये law of diminishing returns में मैं आपको 2 examples बताती हूँ. So first example, for example, you went to a pizza shop, ठीक है. So you are literally so hungry कि you have ordered 2 pizzas, ठीक है. So you have ate the first pizza, so your hunger तो it's completely gone, means you're completely satisfied. So अब एक और पिज़्ज़ा खाने जा रहे हो, मतलब एक और फुल साइज पिज़्ज़ा आई मीन, ठीक है. सो आप एक और पिज़्ज़ा खाने जा रहे हो, लेकिन यू आर तो ऑलरेडी फुल इवन दो यू आर ईटिंग इट. सो इस केस में क्या होगा, बाई ईटिंग फर्स्ट पिज़्ज़ा यू आर completely satisfied. So when you start eating the second pizza, when you even complete it, your satisfied will be decreasing. So इस केस में ये decreasing जो है, इस केस में returns का मतलब है satisfaction, ठीक है. So ये decreasing satisfaction है law of diminishing returns. वैसे ही okay, let me compare you with this table, it will be easy for you. वैसे ही इस केस में हम
अगर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट देखें तो यू कैन सी कि हम एक लेबर को इंट्रोड्यूस करने से 10 MPP मिला है, 2 लेबर को इंट्रोड्यूस करने से 15, 3, 12, 4, 10, 5, 8, मतलब 4 लेबर को इंट्रोड्यूस करने के बाद हमारा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होने जा रही है. मीन्स इट इज गिविंग अ साइन कि यू शुड स्टॉप इंक्रीजिंग द लेबर. ठीक है, इफ वी स्टार्ट इवन तो इफ वी इंक्रीज द लेबर ना, प्रोडक्टिविटी तो डिक्रीज होगा. इसलिए एट अ सर्टेन पॉइंट वी शुड स्टॉप इट. इफ वी डिड नॉट स्टॉप ना, लाइक अ प्रीवियस एग्जाम्पल, even though you're full, if you don't stop eating, your satisfaction will decrease. वैसे ही even though if the labor is enough, if you don't stop adding, productivity भी decrease होगा. This is the operation of law of diminishing returns. और तीसरा है operation of law of substitution. अगर लेबर नहीं मिल रहा है तो आप लैंड यूज़ कर सकते हो या आप कैपिटल यूज़ कर सकते हो. मतलब इस केस में यू कैन सब्सटीट्यूट द फैक्टर्स. तीसरा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. ठीक है, सो वी शुड इंक्रीज द लेबर्स और वी शुड इंक्रीज दीज थिंग्स टिल द प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी. सो अगर प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हो जाएगा, इसका मतलब है द प्रॉफिट इज मैक्सिमम. लास्ट है फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर्स. गाइस दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अरे यार एक मिनट. हाँ, सो फॉर एग्जांपल मैं एक केस लेती हूँ कि एक लेबर, एक लैंड, 2 लेबर, 3 कैपिटल और 1 एंटरप्रेन्योर. इससे हमें APP मिल रहा है 100. ठीक है, सो सॉरी ओके, सो एक लैंड, 2 लेबर, 3 कैपिटल और 1 एंटरप्रेन्योर. इससे हमें APP मिल रहा है 100 फॉर एग्जाम्पल. एंड नाउ आई एम कीपिंग 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एज कांस्टेंट एंड आई एम इंक्रीजिंग द लेबर. मतलब एक लैंड, 3 लेबर, 3 कैपिटल, 1 एंटरप्रेन्योर. इस केस में आप देख सकते हो ओनली लेबर आई हैव चेंज 2 to 3, रिमेनिंग ऑल आर सेम. मतलब इस केस में ओके, सो इसका APP होगा फॉर एग्जांपल 500 फॉर एग्जांपल. मतलब इस केस में वी हैव गॉट दिस 500 नॉट ओनली विद द हेल्प ऑफ लेबर. इस केस में हम लैंड का भी हेल्प लिया था, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर का भी हम हेल्प लिया था. मीन्स we should use all our factors completely. Even if we increase our labor also, we should use the land, we should use the capital, we should use the entrepreneur. So ये है full employment of factors का meaning. ठीक है, so this is it guys, these are the assumptions and okay, so if you have any queries you can ask us on Instagram page, and also you can download this PPT from our Telegram channel, Go for Agriculture. Thank you for watching, and in our today's lecture we have covered only some portion, क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर में हम रेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है. ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. टिल देन टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय.